To all my dear viewers from the platform of Trishant Academy, I Mishra sir welcomes you all. Today I will discuss you all about the Dibang project. जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिबांग प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे दी है। 3.9 बिलियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नियर द चाइना बॉर्डर। इस ऐसे प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दी है जिससे कि अरुणाचल प्रदेश भी सुखमय ज़िंदगी व्यतीत करेगा, साथ ही साथ आसपास के जितने भी एरियाज़ हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है दिबांग में, वो भी आने वाले तबाही दैट इज़ अ फ्लड उससे भी बच सकते हैं। तो आज हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार दिबांग प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, इसकी सारी की सारी ऐसी चीज़ें जो कि नियर अबाउट आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आप मेरे साथ उसको सीखेंगे भी। दोस्तों, जितने भी न्यू लर्नर्स हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज़ ऐसी अपडेटेड और करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात आती है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से। तो आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वो क्या है, वो ध्यान से देखिए। दोस्तों, ये देखिए आप लाइन से इसकी लोकेशन आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है दोस्तों? इंडिया के एकदम राइट कॉर्नर पे, जो कि बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ। और दोस्तों, वहाँ पे है आपका दिबांग। ठीक है, दिबांग में आप मैप के थ्रू देख सकते हो कि दिबांग जो रिवर आ रही है उस साइड से, ईस्टर्न साइड से, वो उस रिवर के साथ ये बनाता है अपना एक प्रोजेक्ट। ठीक है, अपना इंडिया ने इसको एक क्लियरेंस दे दी है, इंडियन गवर्नमेंट ने। तो उसके बारे में यहाँ डिटेल में हम एनालिसिस करते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मल्टीपल पर्पस प्रोजेक्ट है। ये है कहाँ पे? दिबांग में है। तो MPP दैट इज़ अ चाइना बॉर्डर लाइन पे ये दिबांग है, राइट। तो ये चीज़ें तो डिस्कस हो गई कहाँ पे है। नाउ इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या आती है आपके सामने, कि वो इम्पॉर्टेंट जो आप NDA, UPSC एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू में डिस्कस करेंगे, राइट। तो इन सारे एग्जाम को और ध्यान में रखते हुए, प्लस बैंकिंग के करंट अफेयर को भी ध्यान में रखते हुए, मैं आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों ये कि द प्रोजेक्ट बॉर्डरिंग चाइना हैज़ रिसीव्ड एन अप्रूवल ऑफ एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1600 करोड़। द प्रोजेक्ट विल बी डेवलप्ड बाय NHPC लिमिटेड। जी हाँ, ये जो प्रोजेक्ट है ये बॉर्डर पे बन रहा है। कौन सी कंट्री पे? वो चाइना। और इस पूरे प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट कितना लगाया जा रहा है? 1600 करोड़ का। और इसको कौन बनाएगा दोस्तों? वो बनाएगा NHPC। ठीक है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एस्टिमेटेड पीरियड क्या है इसका, कितने समय में इसको बनाया जाएगा। दोस्तों, वो है कि 2880 मेगावाट दिबांग प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश इज एस्टिमेटेड टू टेक 9 ईयर टू बिल्ड। मतलब एक ऐसी लाइन मैंने आपको बता दी इसमें कि आपका प्रोजेक्ट भी दिखाया जा रहा है कि कितने साल में कंप्लीट होगा, प्लस साथ ही साथ इसमें ये भी दिखाया रहा है कितने मेगावाट की एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगा। तो दोस्तों, ये एस्टिमेटेड पीरियड दिबांग प्रोजेक्ट का है। और दिबांग प्रोजेक्ट कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और ये चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नाउ चलते हैं, बात करते हैं आगे फॉर द इम्पोर्टेंट की। तो पावर प्रोडक्शन इन 90% डिपेंडेबल ईयर द प्रोजेक्ट विल प्रोड्यूस 2880 मेगावाट, दैट इज 12 into 240 मेगावाट ऑफ पावर। और इसको हम यूनिट में मेजर करें तो 11,223 MU ऑफ एनर्जी। तो इस तरीके से दोस्तों ये मेगावाट में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, या मेगा यूनिट में बात करें तो वो भी उस तरीके की एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो 90% डिपेंडेबल ईयर में इतनी एनर्जी इसकी आती है। तो ये आप करंट अफेयर के जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आप प्रॉपर एक नोट्स क्लियर कर रहे हैं, उसमें भी इसको नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये आने वाले जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, राइट। तो दिव्यांग प्रोजेक्ट कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। एस्टिमेटेड ईयर कितना है? 9 ईयर। और कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो आपके सामने लिख दिया है, 2880 मेगावाट की एनर्जी। चलिए आगे फर्दर हम डिस्कस करते हैं कि अबाउट कंस्ट्रक्शन। जी हाँ, इट इज़ 278 मीटर टॉल डैम। इसकी हाइट कितनी होगी दोस्तों? वो है 278 मीटर टॉल डैम एंड विल बी द इंडियाज़ टॉलेस्ट डैम एवर। इंडिया का अभी तक का सबसे ऊंचा टॉलेस्ट डैम बनेगा, 278 मीटर का लंबा। और हम फर्दर आगे बात करते हैं दोस्तों, वो ये है कि टाइप ऑफ डैम क्या है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये टाइप ऑफ डैम है कंक्रीट ग्रेविटी डैम होगा। ठीक है, कंक्रीट ग्रेविटी डैम होगा। इम्पाउंड्स क्या है दोस्तों? ये दिव्यांग रिवर पे बनेगा, राइट। इसकी हाइट कितनी होगी? 278, दैट इज 912 फीट का।
तो ये अगर मीटर में भी डिस्कस करेंगे या आप फुट में डिस्कस करेंगे तो 912 फीट का। अब दोस्तों मैं ये चीज़ें क्यों लेके आया हूँ आपके सामने, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि आपके साथ जो भी करंट अफेयर का एग्ज़ाम होगा उसमें ना एग्जैक्टली ऐसे मल्टीपल चॉइस करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। अब फर्दर देख लीजिए कि टरबाइन की क्या कैपेसिटी होगी दोस्तों, तो वो है 12 इंटू 250 मेगावाट फ्रेंचाइज टाइप का होगा टरबाइन। इंस्टॉल्टेड कैपेसिटी कितनी होगी दोस्तों, अगर ये इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें तो वो कितना होगा 2880 मेगावाट। अब आप बोलेंगे सर आप एक ही लाइन को आप बार बार क्यों बोलते हैं, तो दोस्तों इसका यही कारण है कि अगर हम एक ही चीज़ को, जैसे आप गाने सुनते हैं, एक गाने को बार बार सुनते हैं तो वो याद हो जाता है, इसी प्रकार से मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट लाइन्स होती हैं उनको बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको वो याद हो जाए, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी साथ में दोस्तों आप मैप में देख सकते हैं कि दिव्यांग है कहाँ। अगर लोकेशन पूछेंगे, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो, आपके सामने अरुणाचल प्रदेश का मैप खोल के पूछ देंगे दिव्यांग रिवर है कहाँ पे, तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि ये म्यांमार और असम और ये चाइना के बॉर्डर के एकदम बीचों बीच में आता है, जो इसको दिखाता है, राइट। दिव्यांग रिवर वहाँ पे है और उसी रिवर पे ये बन रहा है। नाउ दोस्तों आगे फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट बात कर ली जाए तो इट इज़ अ फ्लड कंट्रोल कम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, मतलब ये फ्लड को भी कंट्रोल करेगी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट तो है ही है, ठीक है। प्लान टू बी डेवलप ऑन द दिव्यांग रिवर, तो इसको टोटली फ्लड कंट्रोल और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो भी मल्टीपल पर्पस बन रहा है ये दिव्यांग रिवर बन रहा है, और ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। अब मेन मुद्दा ये आता है कि जो दिव्यांग रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो दोस्तों वो आती है ब्रह्मपुत्र रिवर की, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर और ये दिव्यांग रिवर कहाँ पे है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। आपको ये पता होगा ही कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है अपने इंडिया में, दैट इज वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द असम। दोस्तों डैम साइट इज लोकेटेड अबाउट 1.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम ऑफ द कॉन्फ्लेक्स ऑफ द आशुपनी एंड दिव्यांग रिवर एंड अबाउट 43 किलोमीटर फ्रॉम रोहिंगिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। दोस्तों ये आपको बता दूं कि 1.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम में है ये, ठीक है, ऑफ द कन्फ्लुएंस ऑफ आशुपनी एंड दिव्यांग रिवर। दिव्यांग रिवर और आशुपानी के कॉन्फ्लुएंस में अपस्ट्रीम पोर्शन में ये लोकेटेड है 1.5 किलोमीटर में, और ये 43 किलोमीटर फ्रॉम रोइंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। रोइंग डिस्ट्रिक्ट जो होता है हेडक्वार्टर, दिव्यांग मतलब उस एरिया का जो हेडक्वार्टर है रोइंग डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से ये 43 किलोमीटर दूर है, राइट। तो ये सारी मैंने आपको लोकेशन बता दी कि एग्जैक्टली ये है कहाँ पे। तो अगर आपसे वो पूछ लें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो वो भी बता सकते हैं आप, और अगर डिस्टेंस पूछेगा तो वो बता सकते हैं कि 43 किलोमीटर है, राइट। आपको कंप्लीट एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। Now, the project invises the construction of a 278 high concrete gravity dam above the deepest foundation level, मतलब जितना भी डीपेस्ट इसका फाउंडेशन लेवल है वहाँ से आपको 278 मीटर की हाईएस्ट कंक्रीट ग्रेविटी डैम मिल रहा है। 6 numbers horseshoe shaped head race tunnel of a length varying from 300 to 600 meter with 9 meter diameter and underground power house, ठीक है, अंडरग्राउंड पावर हाउस रहेगा इसका, मतलब एबव द ग्राउंड नहीं है। एंड 6 numbers हॉर्सशू शेप टॉल रेस टनल ऑफ अ लेंथ वेरिंग फ्रॉम 320 टू 470 विथ 9 mm डायमीटर, मतलब इसमें जो हॉर्सशू शेप्ड के टेल रेस बन रहे हैं, टनल बन रहा है, उसकी हाइट वेरी कर सकती है, राइट। तो इस पूरे चीज़ में आपने ये देखा कि जो टनल है वो भी हॉर्सशू शेप का बन रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। दूसरा इसकी हाइट और डीपेस्ट फाउंडेशन जो है वो भी। तो इन सारे क्वालिटीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको ये खुशी होनी चाहिए कि अपना इंडिया सच में डेवलप्ड हो रहा है। नाउ लास्ट पॉइंट ये है कि इसकी लागत, जी हाँ, 241 करोड़ रुपीज़ विल बी स्पेंट ऑन द कम्युनिटी एंड सोशल डेवलपमेंट प्लान। कम्युनिटी और सोशल डेवलपमेंट प्लान के लिए वो 241 करोड़ रुपीज़ दिया जा रहा है, सैंक्शन किया जा रहा है। एंड सम ऑफ द लोकल्स कंसर्न that were brought up during the public hearing will be addressed। जब भी पब्लिक हेयरिंग होगी लोकल कंसर्निंग की बात की जाएगी और उनके सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात की जाएगी, कम्युनिटी के बारे में बात की जाएगी, तो 241 करोड़ रुपए उनके लिए भी रखा जा रहा है इस पूरे प्लान में, पूरे प्रोजेक्ट में। तो इस चीज़ के लिए भी आप नोट करिएगा कि 241 किस चीज़ के लिए है, कम्युनिटी एंड सोशल डेवलपमेंट प्लान के लिए है, राइट। चलिए अब देखते हैं हम कि आगे दोस्तों और कैसी मतलब बजट में, इसके पूरे बजट में कैसे ध्यान रखा गया। आपको तो वो पता होगा, स्टार्टिंग में मैंने बता रखा था, राइट। अब देखिए एडिशनली इट इज़ प्रपोज टू स्पेंड रुपीज़ 327 लाख ऑन अ
प्लान टू सेफगार्ड द लोकल पीपल्स कल्चर एंड आइडेंटिटी। जी हाँ, अब जो टोटल बजट है उसमें दोस्तों 327 लाख रुपीज़ प्लान में रखा गया है। किसके लिए? सेफ गार्ड द लोकल पीपल्स कल्चर और आइडेंटिटी, मतलब उनके कल्चर को, उनके आइडेंटिटी को सेव करने के लिए अगर कुछ बीच में बाधाएं आती हैं तो उसको बचाने के लिए, उनका निवारण करने के लिए 327 लाख रुपीज़ भी सेंक्शन किया गया है। तो ये सारे चीज़ है और कुछ पैसे स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ तक था हमारा दिबांग प्रोजेक्ट के बारे में। अब हमें दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को ज़रूर इस वीडियो के एंड में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। और हाँ दोस्तों, जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल हैं, छोटे भाई बहन हैं, फ्रेंड्स हैं जो कि करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो प्लीज़ दोस्तों उनके साथ ये मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। अपने व्हाट्सएप पे, अपने FB पे, अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, जितना हो सके वहाँ पे शेयर कीजिए, ताकि आपको और आपके जानने वाले सभी मित्रगण और जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं उन सबको अपडेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं और उनको भी ये चीज़ की जानकारी हो। थैंक यू, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। Welcome back all of you on the platform of Trishant Academy. दोस्तों, it is not all uncommon to see the news stories featuring discussion about the missiles platform and their capabilities. As a result, you may have found yourself wondering what is exactly is the difference between the ballistic missile and the cruise missile. It is interest of the brevity you can really sum up the difference between these two type of weapons with the trajectory that they follow. In this video, your Mishra sir, that is me. Today I am discuss about the difference between the cruise versus the ballistic missile. आज हम इस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार इसमें अंतर क्या होता है, कौन से ट्रैजेक्टरी वो फॉलो करती है और किसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। आपने न्यूज़ चैनल पे तो अक्सर सुना होगा कि इंडिया ने टेस्ट की अपनी ब्लास्टिक मिसाइल ब्रह्मोस, या चाइना ने टेस्ट की या रशिया ने टेस्ट की, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है वो आज आप समझेंगे। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ज़रूर करिए, ठीक है, भूलिएगा नहीं। दोस्तों चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले ब्लास्टिक मिसाइल की। दोस्तों ब्लास्टिक मिसाइल फॉलो अ ब्लास्टिक फ्लाइट पाथ विच ऑफन इंक्लूड्स traveling along a long arc, whereas the cruise missile tends to follow a straighter, lower altitude trajectory. दोनों में एक बेसिक अंतर यही है कि जो आपका ब्लास्टिक मिसाइल होता है वो फ्लाइट पाथ को फॉलो करता है, ठीक, इसके अंदर जेट इंजन होता है, लेकिन जो क्रूज होता है वो स्ट्रेटर ट्रजेक्टरी को फॉलो करता है। आप क्रूज को देख सकते हो कि क्रूज मिसाइल टेंड्स टू फॉलो अ स्ट्रेटर पाथ, लोअर एल्टीट्यूड ट्रैजेक्टरी। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच का, ठीक है। इसमें जेट इंजन होता है तो क्रूज में क्या होता है, आपका रॉकेट इंजन होता है। देखिए लिखा हुआ है द ब्लास्टिक मिसाइल आर मोर लाइक अ रॉकेट वाइल द क्रूज मिसाइल आर मोर लाइक अ एयरक्राफ्ट और ड्रोन। इस तरह का दोनों का डिफरेंस होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि ब्लास्टिक मिसाइल के पास कौन से 3 स्टेजेस होते हैं, तो वो हम स्टेजेस डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, ब्लास्टिक मिसाइल्स आर पावर्ड इनिशियली बाय अ रॉकेट और अ सीरीज ऑफ रॉकेट इन स्टेजेस। ये इसका पहला स्टेज हो गया। बट देन फॉलोज अ अनपावर्ड विदाउट फ्यूल कर्व्ड ट्रैजेक्टरी मोस्टली अबव द एटमॉस्फेयर, मतलब जो एटमॉस्फेयर की लेयर है उससे ऊपर ये जाता है ब्लास्टिक मिसाइल। जब हम इसको लॉन्च करते हैं तो ये उसके ऊपर फॉलो करता है, अप पावर्ड होता है, राइट। तो ये हो गया इसका सेकंड स्टेज। नाउ बिफोर डिसेंडिंग टू रीच इट्स इंटेंडेड टारगेट, मतलब अपने नीचे जहां पे उसको टारगेट में हिट करना है वहां पे ये आता है धीरे धीरे, राइट। तो ये उसका थर्ड स्टेज हो गया। तो इस प्रकार से ब्लास्टिक मिसाइल्स हैव अ 3 स्टेजेस ऑफ फ्लाइट, राइट। पहले ये ऊपर जाता है, फिर ये पैराबोलिक पाथ को कवर्ड करता है और अपने जो भी इसका इंटेंडेड टारगेट होता है वहाँ पे ये हिट करने के लिए जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे एटमॉस्फेयर को ये क्रॉस करता है, एबव द एटमॉस्फेयर जाता है। इसका मतलब ये कुछ सर्टेन हाइट को ये कैरी ऑन करता होगा। तो इसकी हाइट ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू अवर क्रूज मिसाइल,
राइट, ये चीज समझ में आई। नाउ बात करते हैं आगे। दोस्तों ये देखिए, इसके 3 स्टेजेस हैं। लॉन्च कहां से हुआ है, वो एक्सट्रीम आपके लेफ्ट है, और टारगेट कहां पे, एक्सट्रीम राइट पे है। तो इसके 3 स्टेजेस हो गए। पहला हो गया बूस्ट फेज, राइट, यहाँ पे ये अपनी स्पीड को मैक 5 में मतलब जाता है, उस स्पीड से लगभग उसमें जाता है, तो उसको कहते हैं एंशिएंट फेज, मतलब बूस्ट फेज का और मेडियोकर फेज का बीच में होता है। ना बीच में होता है इसका एगिपोई एगो एपोगी फेज होता है, राइट। अब उसके बाद ये टारगेट फेज में जाता है, टर्मिनल फेज पे, राइट। इस तरीके से इसके फेजेस होते हैं। नाउ द बैलिस्टिक मिसाइल कैन कैरी आइदर न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वारहोड, ठीक है। वारहेड को ये कहते हो, चाहे तो न्यूक्लियर वारहेड को कैरी कर सकता है, या तो कन्वेंशनल वारहेड को भी कैरी कर सकता है। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। नाउ सेकेंड वन इज दैट द बैलिस्टिक मिसाइल्स विथ रेंज लेस देन 1000 किलोमीटर आर ऑल्सो नोन एज द टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल। अब बात आती है कि टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं, ये इसके टाइप्स हैं, ठीक है। तो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल क्या होते हैं कि ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स जिनकी रेंज 1000 किलोमीटर से कम होती है, तो उनको कहते हैं टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो ये आपके करंट अफेयर के लिए, जो डिफेंस के लिए बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो डीआरडीओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बैलिस्टिक और क्रूज का डिफरेंस क्या और प्लस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं। नाउ अब बात करते हैं द बैलिस्टिक मिसाइल्स हुज रेंज इज 5500 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 3410 माइल्स, मतलब 5500 किलोमीटर तक की रेंज वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वो आता है हमारा इंटरकॉन्टिनेंटल और स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल। इसका नाम होता है आईसीबीएम। यही होता है, ब्रह्मोस भी यही इसी रेंज में आती है। दोस्तों 5500 किलोमीटर की रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स को कहते हैं हम आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये वर्ड को आप याद रखिए, प्लस इसके एब्रिवेशन को, प्लस इसकी रेंज को। नाउ सेकेंड वन इज दैट द बैलिस्टिक मिसाइल विद द रेंज 1000 एंड 3000 के बीच को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो आपके पास 3 कैटेगरी हो गई, ठीक है। पहली वाली वो 1000 से कम वाली, दूसरी वाली ये 1000 और 300 के बीच वाली, दैट इज थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल, और 5500 की रेंज वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं उनको हम कहते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, आईसीबीएम। तो इस तरीके से आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल की 3 कैटेगरी समझ में आ गई है। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि जो अभी ब्रह्मोस मिसाइल थी, जो इंडिया ने अभी सक्सेसफुली उसको किया है और रशिया भी उसको परचेस कर रही है, तो उसकी रेंज क्या होगी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, मैं दोबारा उस साइड को लेके आया हूं आपके लिए, ध्यान से देखिए। द बैलिस्टिक मिसाइल्स हुज रेंज इज मोर देन 5500 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 340 माइल्स। मतलब क्वेश्चन चाहे तो किलोमीटर पे आ जाए, चाहे तो माइल्स में आ जाए, दोनों फिगर आपको याद करनी है, राइट। इसको कहते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल और स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। एसबीएम या आईसीबीएम, दोनों इसके एब्रीवेशन है, दोनों को आपको लर्न करना होगा। इस तरीके से आपको यह समझ में आ गया कि इसके कितने फेजेस होते हैं, वो 3 फेजेस हैं। इसकी कितनी कैटेगरी है, तो वो भी 3 कैटेगरी है। नाउ यहां तक आपको क्लियर है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि हाउ क्रूज मिसाइल डिफरेंट फ्रॉम द बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल कैसे डिफरेंट है? तो दोस्तों क्रूज मिसाइल की बात करें तो क्रूज मिसाइल रिमेन विद इन द एटमॉस्फेयर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर फ्लाइट। जब तक कि वो उड़ान भरता है तब तक वो एटमॉस्फेयर के रेंज में ही रहता है, और कैन फ्लाई एज लो एज अ फ्यू मीटर्स ऑफ द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड से कुछ ही मीटर की दूरी पर वो रहता है, वो एटमॉस्फेयर को पार भी नहीं करता। फ्लाइंग लो टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ एक्सपेंड मोर फ्यूल बट मेक अ क्रूज मिसाइल वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। अब ये जो लाइन है ना, फ्लाइंग लो टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ एक्सपेंड मोर फ्यूल बट मेक्स अ क्रूज मिसाइल वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, इसका मतलब आपको बाद में समझ आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझने की कोशिश करता हूं कि इसकी जो हाइट होती है ग्राउंड से, वो जमीन से कुछ ही मीटर तक होती है। तो ये फ्यूल तो ज़्यादा ले रहा होता है, लेकिन दुश्मन इस मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। वो डायग्राम से मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाता हूँ, लेकिन अभी इसको आप समझिए कि ये उतनी हाइट पर ट्रेवल नहीं करता है एज कंपेयर टू द बैलिस्टिक मिसाइल। नाउ अब ध्यान से देखिए कि क्रूज मिसाइल आर अनमैन्ड व्हीकल। इसमें कोई मैन्ड मतलब कोई अनमैन्ड व्हीकल है दैट आर प्रोपेल्ड बाय अ जेट इंजन।
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ब्लास्टिक मिसाइल है उसमें रॉकेट इंजन लगा होता है, क्रूज मिसाइल में क्या होता है, जेट इंजन से प्रोपेल्ड होता है, मच लाइक अ एयरप्लेन। एयरप्लेन में जेट इंजन होता है। दे कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम द ग्राउंड, एयर, सी और सबमरीन प्लेटफॉर्म। मतलब इसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि डैश मिसाइल कैन बी लॉन्च फ्रॉम ग्राउंड, ये वो है ना। या आपको ये पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी मिसाइल है जिसमें जेट इंजन प्रोपेल्ड होता है, या कौन सी ऐसी मिसाइल जिसमें रॉकेट इंजन प्रोपेल्ड होता है, कौन सी ऐसी मिसाइल है जो इतने हाइट तक जा सकती है, कौन सी ऐसी मिसाइल है जो ग्राउंड लेवल तक रहती है। तो दोस्तों ये सारी छोटी छोटी डिफरेंसेस हैं जो आपको आनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि क्रूज मिसाइल जो है वो हर प्लेटफॉर्म से उसको लॉन्च किया जा सकता है। नाउ कमिंग टू द क्रूज मिसाइल का एक और फीचर जो है, द क्रूज मिसाइल आर सेल्फ गाइडेड एंड यूज मल्टीपल मेथड टू एक्यूरेटली डिलीवर देयर पेलोड्स इंक्लूडिंग टेरेन मैपिंग, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस एंड इनर्शियल गाइडेंस। मतलब इन सबको, इन सारे मतलब जो भी चीज़ें हैं, ये पेलोड्स हैं, इन सबको कैरी करने के लिए हमारा जो क्रूज मिसाइल है वो फिट बैठता है, जिसमें कि जीपीएस लोकेशन मतलब जीपीएस मैपिंग को भी हम कहीं पर डिलीवर करना है, अगर हमको वो चीज़ सैटेलाइट भी लॉन्च करना है तो हम वहाँ पे इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि द क्रूज मिसाइल आर सेल्फ गाइडेड एंड यूज अ मल्टीपल मैथड्स टू एक्यूरेटली डिलीवर देयर पेलोड्स, ठीक है। लेकिन उतना सेल्फ गाइडेड हमारी ब्लास्टिक मिसाइल्स नहीं होती हैं, राइट। तो ये चीज़ तो हमको समझ में आ गई ना। तो इस चीज़ से हमें एक और चीज़ समझ में आती है डियर फ्रेंड्स कि द स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन द क्रूज एंड द ब्लास्टिक मिसाइल इज दैट कि आपका ये जो है रेंज, अब ध्यान से देखिए, इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जो रेड कलर का जो आर्क है वो आता है आपका ब्लास्टिक मिसाइल का, जो ग्रीन कलर का आर्क है वो आता है आपका बूस्ट गाइडेड व्हीकल्स का, लेकिन जो येलो कलर का आपका है वो आता है क्रूज मिसाइल का। अब आप देखिए जो क्रूज का है, अरे जो क्रूज का है ये इसने पहले पिकअप लिया, लेकिन ये अर्थ की सरफेस पे ही रहा, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे रहा, वो सीधे सीधे रहा और टारगेट पे जाके हिट कर दिया, राइट। लेकिन जो आपका ब्लास्टिक मिसाइल है ये पैराबोलिक पाथ को कवर करता है। ध्यान से देखिए, पैराबोलिक बात को ये कवर करता है रेड कलर का, और सीधे एक ही बात को कवर करते करते जाता है सीधे टारगेट पे हिट करता है, ठीक। तो इसमें लिखा हुआ है द ब्लास्टिक मिसाइल्स मैन्यूवेरेबल रेंट्री व्हीकल, जो यहाँ पे ये डिटेक्ट जो कर रहा है, टारगेट पे कर रहा है, वो चीज़ दिखा रहा है आपको। तो इस डायग्राम में, इस डायग्राम के थ्रू आपको ये समझ में आता है कि जो हाइट है ब्लास्टिक मिसाइल, द पाथ फॉलोड बाय द ब्लास्टिक मिसाइल, जो हाइट है अटेन्ड बाय द ब्लास्टिक मिसाइल इज मच मोर ग्रेटर देन एज कंपेयर टू द क्रूज मिसाइल। इसमें इंजन ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम कर रहा है, लेकिन टारगेट मतलब उसको टारगेट एंड पे जो भी है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो ये तो हुआ आपका डायग्राम के थ्रू, लेकिन अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इसका इंपॉर्टेंस। अब ध्यान से देखिए, हाइपरसोनिक जो वेपन्स होते हैं जब उनको लॉन्च किया जाता है इस मिसाइल के थ्रू, तो टारगेट जोन पे आपको एक दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पे, टारगेट जोन पे लिखा है डिटेक्टेड बाय द रेडार। अब टारगेट पे हमारे पास क्या होता है, रेडार होते हैं। दुश्मन ने अगर ब्लास्टिक या क्रूज दोनों लॉन्च किया हमको हिट करने के लिए, तो हमारे पास होता है टारगेट पे रेडार। रेडार क्या करता है, द फंक्शन ऑफ दैट रेडार इज टू डिटेक्ट द अपकमिंग मिसाइल्स और द अपकमिंग जो भी हमारे पास लॉन्च हो रही है, हमारे पास आ रही वो। अब ध्यान से देखिए, अगर इसका जो रेडार का जो सर्कमफ्रेंस है, जो आपका इसका मैपिंग है, अगर वो हिट करता है, सीधे देखिए लिखा हुआ लिमिटेड ग्राउंड बेस्ड रेडार डिटेक्शन ऑफ टारगेट, वहां तक जाता है, तो ये जो आपका ब्लास्टिक मिसाइल है उसको पहले डिटेक्ट करता है वो। लेकिन यहाँ पे फायदा रहता है क्रूज मिसाइल को, क्योंकि इसका लेवल, इसकी हाइट का डिस्टेंस बहुत कम होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि 100 किलोमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके डिस्टेंस कम होने के लिए इसका फायदा ये होता है कि रेडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता उतना जल्दी जितना कि वो प्लास्टिक मिसाइल को डिटेक्ट करता है। तो ये जो दुश्मनों को पहले हिट कर सकता है। तो ये फायदा होता है हमारा क्रूज मिसाइल का। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में जाना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बैलिस्टिक मिसाइल एंड द क्रूज मिसाइल। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और मैं मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो, एक धमाकेदार वीडियो के साथ। और दोस्तों आपको अपडेट कराऊंगा आने वाले करंट अफेयर, साथ साथ आपकी जीएस सेशन से।
इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे लेता हूं अलविदा और थैंक यू बोलता हूं कि आप मेरे साथ यहां तक बने रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ आप कमेंट भी मेंशन कीजिए कि आपको फर्दर किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और आप अगर चाहते हैं कि ये वीडियो आपके फ्रेंड सर्किल, आपके छोटे भाई बहनों के पास भी पहुंचे तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को दबाना ज़रूर ना भूलें और ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ अपडेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय और सी यू। On behalf of the whole team of the Trishant Academy, we welcome you on our platform. We today discuss about how the Himalayas are formed and the importance of the Great Himalaya. जी हाँ, यहाँ पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी बाय मिश्रा सर, जिससे में आप जानेंगे कि हिमालय कैसे बना था और इस हिमालय की क्या इंपॉर्टेंस है। जी हाँ, ये आज से 350 मिलियन ईयर्स एगो, जी हाँ आपने सही सुना, 350 मिलियन ईयर एगो द हिमालयस आर फॉर्म्ड एंड फ्रॉम दैट इंस्टेंस व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रेट हिमालय, वो आप आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। जी हाँ, हम डिटेल एनालिसिस करेंगे बिकॉज एट द एंड यू विल गेट द ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट द हिमालय। चलिए दोस्तों, एक स्मॉल वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं, जानते हैं कि कैसे हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट थे वो कैसे बने। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे सुपर कॉन्टिनेंट का नाम है पैगियाना। जी हाँ, नाउ डेज इट वॉज बिलीव दैट पैगियाना वॉज जस्ट एन सेवरल सुपर कॉन्टिनेंट टू मास टुगेदर। जी हाँ, ये ब्रेकअप होता है अपार्ट ओवर द कोर्सेज ऑफ द जियोलॉजिकल history. According to the theory, this cycle breaking apart and coming together happens because of the subduction, which occurs when tectonic plates converges with one another. जी हाँ, you all better known about that कि हम ज्योग्राफी के चैप्टर में हमने देखा है कि अंडर द अर्थ हमारी 7 कॉन्टिनेंट प्लेट्स हैं और जब वो लेफ्ट और राइट मूव करती हैं तो चाहे तो वो अर्थक्वेक आता है, चाहे तो वो हमारी जो सरफेस है वो अपवर्ड मूव कर जाती है, तो माउंटेन्स फॉर्म्ड होते हैं। Question was arises that how was the earth before Pegyana? जी हाँ, the answer is that before Pegyana formed, the earth had a number of continent and even a few supercontinent. Around 500 million year ago, आप यहाँ से देख सकते हैं the supercontinent of the Gondwana land formed in the southern hemisphere and include what we know today as South America, Africa, India, Australia and Antarctica. After the collision और यूनाइटिंग ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट टुगेदर, दोस्तों उस टाइम फॉर्मेशन होता है हिमालय का। जी हाँ, उस टाइम एशिया का लार्जेस्ट हिमालय या कह सकते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट हिमालय फॉर्म होता है बिटवीन द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ द टुडे वर्ल्ड। जी हाँ, एशिया में चाइना और इंडिया के बीच में हमारा देखिए प्यारा सा ग्रेट हिमालय फॉर्म्ड होता है। दोस्तों इसका ज्योग्राफिकल प्लस एंशिएंट हिस्ट्री दोनों में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो आपने अभी देखा कि कैसे हिमालय फॉर्म्ड होता है, राइट। मूविंग विद द मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द हिमालय इज, दोस्तों अगर हम इसके ब्यूटी की बात करते हैं तो सुंदरता में दोस्तों ये 4 चांद लगाता है अपने भारत के लिए, साथ ही साथ पड़ोसी मुल्क। आप देख सकते हैं अनेक प्रकार के जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों नेपाल में जो मॉन्क टेम्पल है, वहाँ के जितने भी बुद्धिस्ट हैं वो भी यहाँ पे पीसफुल इन्वायरमेंट के लिए यहाँ पे आते हैं। दोस्तों आप रात में भी देखिए हिमालय को, या माउंटेनियर्स अगर दिन में ट्रैवल करते हैं तो भी वहाँ पे एक आलीशान नज़ारा होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी ब्यूटी यहाँ छुपी हुई है, कितने अच्छे हर्ब्स यहाँ पाए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों दूर दूर से जो टूरिस्ट होते हैं यहाँ पे विजिट करते हैं और यहाँ के ब्यूटी का आनंद लुप्त करते हैं। दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके फैक्चुअल फैक्ट क्या हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, देखते हैं इसके फैक्चुअल फैक्ट हैं क्या आखिर। नाउ दोस्तों जो हम फैक्ट की बात करने जा रहे हैं ये प्योर ऑथेंटिक है, दीज फैक्ट्स आर प्योर ऑथेंटिक, और ये आपके लिए करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएस सेशन में जो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं या कोई करंट अफेयर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। देखिए फैक्ट क्या है, द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ अ पैरेलल माउंटेन रेंजेस। जी हाँ, ये पैरेलल माउंटेन रेंजेस हैं, मतलब ये क्रॉस सेक्शन नहीं कर रही हैं। द फर्स्ट इज दैट द शिवालिक हिल्स ऑन द साउथ, ये साउथ में शिवालिक हिल्स है। द लोअर हिमालयन रेंज, लोअर पोर्शन में हिमालयन रेंज है दोस्तों। द ग्रेट हिमालयास जिसका नाम है वो क्या है,
विच इज़ द हाइएस्ट एंड द सेंट्रल रेंज। ग्रेट हिमालय सेंट्रल में आता है, राइट। द तिब्बतियन हिमालयाज ऑन द नॉर्थ पोर्शन में क्या है, तिब्बतियन है। नाउ दोस्तों आपने देख लिया कि साउथ में कौन है, लोअर में कौन है, ग्रेट हिमालय सेंटर में आता है और तिब्बतियन हिमालयाज नॉर्थ में आता है। अब दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा आता है द कोराकरम आर जनरली कंसीडर्ड सेपरेट फ्रॉम द हिमालयाज। कोराकरम को सेपरेट किया गया है। दोस्तों ये थी आपकी कुछ फॉलोइंग्स पैरेलल माउंटेन रेंजेस, ठीक है। अब मैं जिसका आपको इंतज़ार था वही डिस्कस करने आ रहा हूँ कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ हिमालय। जी हाँ, द हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस, आपने देखा ना अभी सेंट्रल और हाईएस्ट था इन द वर्ल्ड, एंड हैज़ 9 आउट ऑफ द 10 ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, ठीक है, इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट। मतलब यहाँ पे वर्ल्ड के 10 हाईएस्ट पीकों में से 9 हाईएस्ट पीक तो इन्हीं के पास है, हिमालय के पास, राइट, जिसमें से क्या आपका आता है Mount Everest. These mountains, referred to as a third pole, are the sources of some of the Asia's major river and also help to regulate our planet's climate. जी हाँ, इसको हम थर्ड पोल भी कहते हैं। मतलब साउथ पोल और नॉर्थ पोल तो है ही है दोस्तों, इस माउंटेन रेंजेस को या हिमालय को हम थर्ड पोल भी कहते हैं, राइट। और दोस्तों ये एशिया का वन ऑफ द मोस्ट, एशियाज का हम लोग कहते हैं इंपॉर्टेंट सोर्स मेजर रिवर्स का है। और दोस्तों साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि ये अपना प्लैनेट का क्लाइमेट कंट्रोल भी करता है। तो समझ रहे हैं हिमालय की क्या इंपॉर्टेंस है ना। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंस तो है ही है, कुछ एक आपको एक डिफेंस इंपॉर्टेंस भी आपको बताऊंगा लास्ट में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ हिमालयाज के फैक्ट। जी हाँ, फैक्ट में कवर होगा दोस्तों ज्योग्राफी और हाईएस्ट पीक, रिवर, ग्लेशियर और एडिशनल फैक्ट भी इंक्लूड होंगे। दोस्तों इन फॉलोइंग 5 फैक्ट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पांचों के पांचों फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट कवर होते हैं, राइट। अब देखिए वन बाय हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफिकल फैक्ट। देखिए हिमालयाज स्ट्रेच अक्रॉस द नॉर्दर्न ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द इंडिया। मतलब हिमालय कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में है इंडिया के। दे आर कवर अप्रॉक्सीमेटली 1500 मील्स, दैट इज 2400 किलोमीटर। तो हिमालय कितने दूरी में स्ट्रेच है, तो 2400 किलोमीटर में, एंड पास थ्रू द नेशंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान एंड नेपाल। दोस्तों ये करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया भी है कि जो ग्रेट हिमालय है वो कौन कौन से देशों से, मतलब कितने देशों से। दोस्तों वो 6 हैं। और कौन कौन देशों से, तो ये दोस्तों फॉलोइंग नाम है उनका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान और नेपाल। द हिमालय रेंजेस इज मेड अप बाय द 3 पैरेलल रेंजेस often referred to as the greater Himalaya, lesser Himalaya and the outer Himalaya। तो ये दोस्तों हिमालय का रेंजेस है ना, ये 3 थे। नाउ मूविंग टू द हाईएस्ट पीक, Mount Everest at 29,029 feet, that is approximately 8,848 meter, is not only the highest peak in the Himalayas बट द हाइएस्ट पीक ऑफ द एंटायर प्लैनेट। मतलब माउंट एवरेस्ट सबसे हाइएस्ट पीक पे है दोस्तों पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। द अदर फेमस पीक इंक्लूड काराकोरा, दैट इज K2, कैलाश पर्वत, ठीक है, कंचनरंगा, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा और मनका सुकलू, ठीक है, मानस सुकलू, राइट। तो ये दोस्तों कुछ हमारे फेमस पीक हैं जो कि इंडिया में भी हैं, कुछ नेपाल बॉर्डर से टच करते हैं। लेकिन दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट है वो 2 कंट्रीज उनको शेयर करती है, दैट इज इंडिया एंड द नेपाल, राइट। तो दोस्तों ये आपने देख लिया कि हाईएस्ट पीक में कौन आता है, दैट इज अ माउंट एवरेस्ट। और दोस्तों इसकी रेंज क्या है, दैट इज अ हाइट क्या है इनकी, तो 8,448 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। फुट में 29,029। और दोस्तों ये K2, कैलाश और कंचनजंगा, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा और मानस शुक्लू, ये सब है। अब दोस्तों बात करते हैं रिवर की, ठीक है। तो इन पर्वतों से रिवर भी जाती है। तो हिमालयस आर द सोर्सेस ऑफ द इंडस, ठीक है, यांगेस्ट एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑल 3 आर द मेजर रिवर सिस्टम फॉर द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, ठीक है। कॉन्टिनेंट एशिया के लिए ये 3 नदियां क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ये नदियां हिमालय से ही फ्लो होती हैं। द मेन रिवर सोर्स इन हिमालयाज आर गंगाज, इंदस, यारलुंग, यांगटिस, येलो, मेकोंग एंड नूजिंग,
तो दोस्तों ये जो जितनी भी नदियों के नाम आपने पढ़ा है ना, इन सारी नदियों में से 3 तो मेजर हैं जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया था, लेकिन जो नीचे लिखी हुई हैं इनको आप अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि हिमालयाज में कौन सी मेजर रिवर्स फ्लो होती हैं। राइट दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज अ ग्लेशियर। जी हाँ, द हिमालयाज आर द थर्ड लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ द आइस एंड द स्नो इन द वर्ल्ड। मतलब ये तीसरे लार्जेस्ट डिपॉजिट है आइस और स्नो का, ठीक है, आफ्टर अंटार्कटिका एंड द आर्टिक। मतलब अंटार्कटिका पहला, दूसरा आर्टिक और तीसरा हिमालय आता है। राइट, देयर आर approximately 15,000 glaciers located throughout the range। मतलब 15,000 से भी ज़्यादा ग्लेशियर्स यहाँ पे लोकेटेड हैं। At 48 मील, that is a 72 किलोमीटर in the length, the Himalayas Siachen Glacier is the largest glacier outside the pole। मतलब पोल से भी आउटसाइड पे ये सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे पाया जाता है। द अदर नोटेबल ग्लेशियर लोकेटेड इन द हिमालयाज इंक्लूड बाल्टोरा, बैफू, नुब्रा एंड हिस्पुर। दोस्तों अदर नोटेबल ग्लेशियर्स में ये सारे आते हैं, तो आपको इनका भी नाम याद रखना है। राइट, तो इनको भी आप एक प्रॉपर नोट्स बना के रखिए। और दोस्तों मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड लाइन में आपको मैंने बता दिया है कि अंटार्कटिका, आर्टिक और हिमालय ये 3 लार्जेस्ट डिपॉजिट है आइस और स्नो के। राइट, तो ये दोस्तों बात रही यहाँ पे ग्लेशियर्स की। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एडिशनल फैक्ट्स की। दोस्तों अब बात आती है एडिशनल फैक्ट्स, तो दोस्तों नंबर 1 पे आता है द हिमालयंस आर द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स मोशन दैट कोलाइड्स इंडिया इनटू तिब्बत। जी हाँ, इंडिया और तिब्बत के बीच में जो कोलिजन होता है टेक्टोनिक प्लेट्स का, वहाँ से फॉर्मेशन होती है हिमालयंस की। बिकॉज ऑफ द ग्रेट अमाउंट ऑफ टेक्टोनिक मोशन स्टिल अकरिंग एट साइट, the Himalayas have a approximately higher number of earthquake and tremors. Next is that the Himalayas are one of the youngest mountain ranges of the planet. The range affects the air water circulation system, imparting the वेदर कंडीशन इन द रीजन। दोस्तों इसमें होता क्या है कि आपने जैसे कि अभी माउंटेन की हाइट देखी है, माउंट एवरेस्ट की हाइट देखी है, इसकी वजह से क्या हुआ, जो साउथ रीजन से जो एयर का प्रेशर आता है, जो एयर की विंड्स आती हैं, वो माउंट हिमालयन की वजह से एक नेचुरल बैरियर क्रिएट होता है। उसकी वजह से जो भी नॉर्दर्न रीजन है हमारा ऊपर का, वहाँ पे एक वाटर का और एयर का प्रेशर क्रिएट होने की वजह से वहाँ पे प्रॉपर एक सफिशिएंट अमाउंट की रेनफॉल होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो दोस्तों सहारा डेजर्ट की तरह नॉर्थ एरिया भी हमारा डेजर्ट की तरह होता। तो आपने देखा ना क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एक फैक्ट चीज़ करती है ये हिमालयास। तो ये एक नेचुरल भी है और कह सकते हैं कि ये हमारी प्रकृति की देन है, जिसकी वजह से हमारे नॉर्थ रीजन में प्रॉपर अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है और उसमें से जो रिवर में पानी जाता है वो भी पूरा आपका ईस्टर्न साइड की तरफ भी फ्लो करता है। तो ये है इम्पॉर्टेंस हमारे किसकी, हिमालयास की। दोस्तों ये सारे फैक्ट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं आपको जानने के लिए, क्योंकि ये फैक्ट्स आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे एक साथ ऐसे। लेकिन मैं एक वीडियो लेके आया था ये वाला, जिसमें आपको सारे फैक्ट्स एक जगह एक ही चैप्टर में मिल रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अगर कि सर्विंग एज अ नेचुरल बैरियर फॉर द टेंस ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ ईयर, द रेंज प्रिवेंटेड अर्ली इंट्रैक्शन बिटवीन द पीपल ऑफ इंडिया एंड द पीपल ऑफ चाइना एंड मंगोलिया। दोस्तों मंगोलिया और चाइना से अपना जो इंडिया है सेपरेट होता है, क्योंकि वो लोग कभी ना कभी हमारे इंडिया के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो एक नेचुरल बैरियर की तरह ये हिमालय रेंज उनके बीच में आ जाता है और दोस्तों हमें उनके क्या बोलते हैं इंट्रैक्शन से बचाता है। अब मैं आपको बताता हूँ एक फैक्ट जो कि है कि माउंट एवरेस्ट वाज नेम्ड आफ्टर द कर्नल सर जॉर्ज एवरेस्ट। जी हाँ, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे, जो कि कर्नल रैंक के थे और ब्रिटिश आर्मी के थे, उनके नाम पे ये हिमालय का नाम, जो सेंट्रल हिमालय उनके नाम पे ये माउंट एवरेस्ट रखा गया है। हु हैज़ बेस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली टू द मिड 19th सेंचुरी। जी हाँ, अर्ली से मिड 19th सेंचुरी में उन्होंने यहाँ पे एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी ब्रिटिशर सर्वियर के तौर पे। तो उनके नाम पे ये अपना हिमालय का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था। तो ये दोनों पॉइंट जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सारे पॉइंटों में आपने ये देखा है कि कैसे हिमालय हमारे
इंडिया के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, द नेपालीज कॉल्ड माउंट एवरेस्ट एज समगढ़ मथा, which has been translated as goddess of the universe or forehead of the sky. Right? In 1953, Sir Edmund Hillary and Shipra mountaineer Tenzing Norgay were the first people to successfully climb to the summit the Everest. जी हाँ, ये दोनों 1953 में ये दोनों ऐसे दो शख्स थे जिन्होंने सक्सेसफुली माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। डिस्पाइट इज नेम द स्नो लेपर्ड, द हिमालयन लोकल इज एक्चुअली द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू द टाइगर। दोस्तों, जो फोटो आप पीछे देख रहे हो ये मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टाइगर की तरह है। इन ये दो प्रजाति भी वहाँ पे पाई जाती हैं, यहाँ पे मतलब माउंट एवरेस्ट के इलाके में। दोस्तों, ये दोनों स्लाइड्स जो आप देख रहे हो, मतलब ये जो आप पेज देख रहे हो, ये पेज तक मैंने आपके लिए बहुत तमाम एडिशनल फैक्ट्स लेके आया हूँ। साथ ही साथ आपके लिए मैं जितनी हो सके उतनी मेहनत करता हूँ स्लाइड्स को जोड़ने के लिए, एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड से जोड़ने के लिए आपके लिए फैक्ट्स लेके आता हूँ, ऐसे फैक्ट्स लेके आता हूँ जो कि आपको करंट अफेयर साथ ही साथ जीएस सेक्शन को भी कवर करता है। दोस्तों, आपको बस मैं एक ही पॉइंट बोलूँगा कि आप हमारे सेक्शन इस चैनल को, इस पर्टिकुलर सेक्शन को भी लगातार देखते रहिए। तो लास्ट में मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद बोलता हूं कि आप हमारे साथ बने रहें। और दोस्तों, आपसे बस मैं एक ही विनती करता हूं कि आप प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को ज़रूर पोस्ट कीजिए, और चाहने वाले अपने लोगों को, अपने छोटे भाई बहनों को, अपने कलीग्स को प्लीज़ शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तहे दिल से आपको मैं धन्यवाद बोलता हूँ और अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और थैंक यू। इसरो के बाद अब ये क्यों? Why is India building a new spaceport in Tamil Nadu? Oh, welcome back all my dear viewers from the platform of Trishant Academy. दोस्तों, ये इसरो के बाद अब ये नया क्यों आ रहा है? इंडिया क्यों नया स्पेसपोर्ट बिल्ड कर रहा है तमिलनाडु में? इस टॉपिक पे हम फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे और मैं डिटेल में आपका मिश्रा से बताऊंगा कि इस इसरो के बाद ये नया क्यों बन रहा है। राइट, आप लास्ट तक बने रहिएगा मित्रों, इस पूरे वीडियो को फुल देखिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइए कि हाँ, मिश्रा सर आ गए हैं इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि इस टॉपिक के बाद आपका करंट अफेयर और इस टॉपिक पे नॉलेज इंक्रीज होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फटाफट। दोस्तों, सबसे पहले एक न्यूज़ आ रही है कि इंडियाज मिशन टू लैंड ओवर अ मून चंद्रयान 3 इज एक्सपेक्टेड। दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि इसरो इज सक्सेसफुली लॉन्चेज इंडियाज लार्जेस्ट स्पेस क्राफ्ट। फिर दोस्तों, इसरो इज लॉन्च स्पेस टूरिज्म बाय 2030। तो ये स्पेस टूरिज्म के बारे में इतनी सारी न्यूज़ आपको इसरो ने दे दी है। दोस्तों, इसरो लॉन्चेस इंडियाज लार्जेस्ट व्हीकल, जहाँ आप देख रहे हो यहाँ पे, है ना, 36 सैटेलाइट के साथ। फिर इसरो टू स्टार्ट स्पेस टूरिज्म 230, ये निकला अपना यान। तो स्पेस टूरिज्म भी निकल रहा है, आप वहाँ पे जाके आप अपने मनपसंद आप अपने प्लेसेस पे जा सकते हो। तो इट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ अवर साइंटिस्ट ऑफ इसरो, है ना। तो चलिए अब इसरो के बारे में कुछ जानते हैं और हम जो डिस्कस करने आ रहे हैं उसके बारे में कुछ हाइलाइट्स देता हूँ। दोस्तों, श्री हरिकोटा ऑफर्स वेरियस एडवांटेजेस एज एन आइडियल लॉन्च साइट सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट एंड एट द पोजीशन नियरर टू द इक्वेटर। इक्वेटर के पास इसकी पोजीशन भी है ना। रॉकेट लॉन्चेस फ्रॉम हेयर टू एडेड बाय द एडिशनल वेलोसिटी ऑफ द अर्थ वेस्ट ईस्ट रोटेशन। यहाँ से जो भी रॉकेट लॉन्च होता है ना, तो उससे और जो अपने अर्थ की वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन होती है, तो उसको एक एडिशनल विंड स्पीड मिल जाती है। दिस इफेक्ट ऑफ दिस रोटेशन इज फेल्ट क्लोजर टू द इक्वेटर एंड इज ऑलमोस्ट निल एट द अर्थ्स पोल। मतलब उस रोटेशन की वजह से क्या होता है कि जो रॉकेट की एस्केप वेलोसिटी होती है ना, वो इंक्रीज हो जाती है ना। तो दिस इफेक्ट मेनली बेनिफिट्स द लॉन्चेस इनटू द इक्वेटरल पोर्ट ऑर्बिट्स अबव द अर्थ इक्वेटर, है ना। अर्थ इक्वेटर के बाहर जो ऑर्बिट होती है वहाँ पे लॉन्च करने के लिए बहुत ईजी होता है। तो यहाँ पे श्रीहरिकोटा में ऑफर तो देता है। अब दोस्तों, बात आती है कि तमिलनाडु में क्यों। तो देखिए, नियरली 83%, दैट इज 1950 out of the 2,350 acre of land has been acquired for the construction of India's second spaceport. इंडिया का सेकंड स्पेस पोर्ट को क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी ने 1950 एकड़ का लैंड
खरीद लिया है, सिचुएटेड इन द साउदर्न इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु में ये सेकंड स्पेस पोर्ट बनने जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अब ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनने जा रहा है। तो ये नाम, पहला तो आप नाम खुद ही पढ़ लीजिए, बहुत खतरनाक नाम है ये, है ना। कुला स्केरपुटिनिनम is the location of the second spaceport that is India is building for the country's space program. इस डिस्ट्रिक्ट में बनने जा रहा है। स्पीकिंग इन द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, हु सर्व्ड एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र के ये मिनिस्टर हैं, अपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट में आते हैं। रिवील्ड दैट द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द लैंड वॉज अंडरवे बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के गवर्नमेंट के अंतर्गत ये जो लैंड का एक्विजिशन हम कर रहे हैं, जो इतने एकड़ का लैंड खरीद रहे हैं, जो भी है वो हो रहा है तमिलनाडु के गवर्नमेंट के साथ। अब कौन से डिस्ट्रिक्ट में, जो फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है के से, वही है, राइट। तो ये पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, कौन से स्टेट में बनना जा रहा है, और इस मिनिस्टर का नाम क्या है, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों कि इंडियाज करंट स्पेस पोर्ट एंड व्हाट इज स्पेशल अबाउट इट। आखिरकार जो अभी करंट पोर्ट है श्रीहरिकोटा में, और इस करंट उसका स्पेस पोर्ट की क्या खासियत है, तो देखिए, इंडिया करंटली ऑपरेटेड वन स्पेस पोर्ट विथ 2 लॉन्च पैड इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो स्पेस पोर्ट है, जो फर्स्ट स्पेस पोर्ट है, वो है श्रीहरिकोटा में। वहां पे 2 लॉन्च पैड हैं, लेकिन दिस फैसिलिटी इन श्रीहरिकोटा हैज विटनेस लॉन्चेस सिंस द लेट 1970s। 1970 से हमारी कंट्री में ये श्रीहरिकोटा स्पेस में कई सारे रॉकेट सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है। आफ्टर 1893 onwards, this facility also saw the launch of PSLV and thereafter the GSLV and GSLV Mark III rockets. ये सीरीज ऑफ मतलब रॉकेट्स को दूसरे कंट्री के भी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहा है, राइट। यहां तक तो बात समझ में आ रही भाई, अपना श्रीहरिकोटा इतना संभव है। Now, Sriharikota offers various advantages as an ideal site. Situated on the east coast, अभी जो आपको बताया था, and at the position near to the equator, श्रीहरिकोटा near to equator भी मतलब अपना इंडिया, और ईस्ट कोस्ट में भी है। रॉकेट लॉन्चेस फ्रॉम हेयर आर aided by the additional velocity of earth west to east rotation, जो कि हेल्प करता है किसी भी रॉकेट को लॉन्च होने के, उसके escape velocity मतलब अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल के स्पेस में जाने के लिए एक escape velocity चाहिए होती, तो इस रोटेशन की वजह से, इक्वेटर के पास होने की वजह से और वेस्ट और ईस्ट की रोटेशन की वजह से इसको एक सहायता मिल जाती है, राइट। तो श्रीहरिकोटा बहुत सारे एडवांटेजेस इसके पास हैं, और इसी कारणवश ये जितने भी मंगलयान, चंद्रयान मिशन है, मंगल मिशन भी है, या इसने अभी 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया था इकट्ठा, तो उसमें भी इसको हेल्प मिली है। लेकिन अब बात यह आती है कि इतनी फैसिलिटी और इतने एडवांटेज होने के बाद ऐसा क्यों। तो दिस इफेक्ट ऑफ दिस रोटेशन इज फेल्ट क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर एंड इज ऑलमोस्ट निल एट द अर्थ पोल। अर्थ पोल तक इक्वेटर पे तो मैक्सिमम है, अर्थ पोल पे ये जीरो हो जाता है। दिस इफेक्ट्स मेनली बेनिफिट्स, अर्थ पोल पे जीरो है तो, और वहां पे इक्वेटर पे मैक्सिमम है, तो ये बेनिफिट देता है इक्वेटोरियल ऑर्बिट, दैट इज ऑर्बिट अबव द अर्थ इक्वेटर, तो उसको कहते हैं इक्वेटोरियल ऑर्बिट, राइट। तो वहां पे इसको बेनिफिट मिलती है और ये उससे आराम से लॉन्च होके घूमता है। नाउ ये सारा होने के बाद भी क्वेश्चन आता है कि व्हाई डज इंडिया नीड अ न्यू स्पेस पोर्ट। तो दोस्तों उसका बस एक ही रीजन है कि वाइल श्रीहरिकोटा इज आइडियल फॉर लॉन्चिंग हैवियर रॉकेट्स, मतलब कि हरिकोटा से हैवियर रॉकेट लॉन्च हो सकता है। अ मेजर चैलेंज क्रॉप व्हेन वी लॉन्चिंग अ स्मॉलर रॉकेट, मतलब हरिकोटा बहुत अच्छा है, बहुत एडवांटेज रहता है, लेकिन उससे केवल हैवियर रॉकेट ही लॉन्च हो सकते हैं। स्मॉल रॉकेट विद अ लेस वेट नहीं लॉन्च हो सकता, such as ISRO's upcoming small satellite launch vehicle which is meant for launching 500 kg satellite। तो इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए क्या कर पाएंगे हम, तो इसीलिए श्रीहरिकोटा रिप्रेजेंट अ चैलेंज व्हेन द रॉकेट आर लॉन्च इनटू पोलर ऑर्बिट सर्कलिंग द अर्थ अबव द पोल्स। इक्वेटर पे तो ठीक था, पोल्स पे क्या होगा। While the rocket travels toward the South Pole from Sriharikota, the rocket could have to overfly the island nation of Sri Lanka। अगर वो
पोल से मतलब साउथ पोल्स की तरफ से मतलब रॉकेट श्रीहरिकोटा को हम ले जाते हैं तो रॉकेट को ओवरफ्लाई करना पड़ेगा श्रीलंका के आइलैंड के ऊपर से। तो गिवन द इमेंस रिस्क ऑफ ओवरफ्लाइंग अ कंट्री, इंडियाज रॉकेट आर प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म अ मैन्यूवर टू अवॉइड द लंकन लैंडमार्क्स। मतलब इस लास्ट लाइन का ये है कि इस रिस्क को बचाने के लिए उस पर्टिकुलर रॉकेट को एक कर्व्ड शेप लेनी पड़ेगी। हरिकोटा से आप देखिए, अब अगर आपके अपने दिमाग में मैप, अब अगर आपने अपने दिमाग में मैप लाया हुआ है तो श्री हरिकोटा को देखिए और श्रीलंका को देखिए, उसको एक कर्व्ड पाथ लेके कवर करके करना पड़ेगा, फिर वो श्रीलंका को ओवरलैप करके मतलब क्रॉस करके तब आगे जाएगी। और इसके लिए एक अलग से उसको मैपिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो ये रिस्क बन जाएगा बहुत ज़्यादा और ओवर वर्क भी क्रिएट हो जाएगा। तो इसको दूर करने के लिए क्या हुआ, सिचुएटेड इन अ तमिलनाडु साउदर्न रीजन कुले केरमपट्टियन इज लोकेशन इन द टुकीकोरन डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे सेकेंड स्पेस पोर्ट को बनाया जा रहा है। तो तमिलनाडु के कुटीकोरिन डिस्ट्रिक्ट में जब आपका सेकेंड स्पेस पोर्ट बनेगा तो वाइल लॉन्चिंग फ्रॉम हियर द स्मॉलर रॉकेट सच एज द SSLV which is expected to be having maiden flight in August 2022, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था। एंड द रॉकेट बीइंग बुilt बाय इंडियन स्टार्टअप कैन सेव ऑन फ्यूल एंड फ्लाई अ स्ट्रेट अप्रोच टूवर्ड्स द पोल। अगर ये तमिलनाडु में ऐसा बनता है तो वो अपना फ्यूल भी बचा सकता है और स्ट्रेट पाथ को भी फॉलो कर देगा, जिसकी वजह से कोई रिस्क भी नहीं रहेगा श्रीलंका के ऊपर और हम अपना फ्यूल बचा लेंगे, टाइम बचा लेंगे। तो आप समझ रहे होंगे ना ये कितना इंपॉर्टेंट हुआ तमिलनाडु वाला पोर्ट, राइट। तो गिवन दैट अ स्मॉलर रॉकेट आर इजियर टू बिल्ड एंड असेंबल एंड लॉन्च विद द लेस टाइम इन द कंपैरिजन टू द लार्जर काउंटर पार्ट, right, it is important for the India to have a dedicated spaceport for the such a small rocket। मतलब ये हुआ कि हम छोटे छोटे स्मॉलर रॉकेट को असेंबल करने में जो टाइम लग रहा है, उसको लॉन्च करने में जो टाइम लग रहा है कंपैरिजन टू द लार्जर वो कम लगेगा। और इंडिया को डेडिकेटली वो स्मॉल जो रॉकेट्स हैं उनको लॉन्च कर भी सकता है। तो notably the smaller rockets are also attracted to the foreigners and domestic customers who are looking to launch a smaller satellite at a low cost। मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि अगर 10 आपके पास कैंडिडेट हैं, वो छोटी छोटी स्मॉलर अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते तो वो इंडिविजुअल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमें ऐसा मतलब स्पेसक्राफ्ट चाहिए था जो हैवी लॉन्च करे श्रीहरिकोटा से, है ना। तो हम 10-15 स्मॉल सैटेलाइट को जोड़ते थे, उतने वेट तक लाते थे, तब लॉन्च करते थे, राइट। लेकिन अब जब तमिलनाडु में सेकंड स्पेस पोर्ट बनेगा तो वहाँ पे स्मॉलर रॉकेट वाले भी लॉन्च कर सकते हैं आराम से। वो फॉरेनर्स को भी अट्रैक्ट करेगा, साथ साथ में डोमेस्टिक कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करेगा और कम दामों में भी वो लॉन्च हो जाएंगे। तो वो टोटली बेनिफिट टू द इंडिया है, राइट। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब आप अगर मैप के थ्रू देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि श्रीलंका के जस्ट बगल में आपको तमिलनाडु का ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो दिखाई देगा। तो अब आप तमिलनाडु केरला के पास में जो तमिलनाडु वो श्रीलंका को ओवरलैप नहीं करेगा, वो स्ट्रेट पाथ पे पोल की तरफ, साउथ पोल की तरफ मुड़ जाएगा, राइट। तो अब कर्नाटका में ये जो हैं आपके CEO हैं इसरो के, उन्होंने ये कहा है कि आई एम वेरी हैप्पी दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट हैव अप्रूव्ड फॉर अस द एक्विजिशन लैंड ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो इनकी भी ये खुशी थी, फॉर्मर्स जो आपके इसरो के चेयरमैन उन्होंने कहा था ये, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो, राइट। सभी दोस्तों और सभी अपने मित्रगणों और सभी अपने चाहने वालों के साथ मैं आप सभी व्यूवर्स का तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूं और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है सर, ठीक है। चलिए तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। जानिए क्यों नोएडा को NCR कैपिटल कहते हैं। जी हाँ, मैं आज आपका मिश्रा सर आपको बताऊंगा कि आखिर ये नोएडा को ही NCR कैपिटल क्यों कहते हैं। जब हम इस रीजन में घुसते हैं तो बड़ा सा बोर्ड दिखता है कि नोएडा में आपका स्वागत है या वेलकम टू द नोएडा। तो हमारे दिमाग में ये आता है या ये आना चाहिए कि वाई द ओनली नोएडा इज सेड टू बी द NCR कैपिटल। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें।
दोस्तों जब हम एंट्री करते हैं तो हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो कि अलग अलग रिस्पेक्टिव ऑफिसेस को शो करती हैं एमएनसी केस, और दोस्तों साथ ही वाटर पार्क जो कि एंटरटेनमेंट का बड़ा सूत्र है। तो आखिरकार इन सब के होते हुए हम नोएडा को क्यों बोलते हैं? दोस्तों दिमाग में आता है कि नोएडा विच इज़ इन उत्तर प्रदेश, देन वी कैन से दैट एनसीआर कैपिटल। तो इसके लिए चलिए हम डीप रिसर्च करते हैं। सो लेट्स गो सम डीप। जी हाँ दोस्तों, बात आती है नेशनल कैपिटल रीजन, दैट इज एनसीआर इज अ प्लानिंग रीजन क्रिएटेड अपॉन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है, एनसीटी ऑफ द हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड द राजस्थान। जी हाँ, नेशनल कैपिटल टेरिटरी को बनाना हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की और राजस्थान की। तो दोस्तों इन सारे स्टेट्स के कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को लेके ये कैपिटल रीजन बनाया गया है, राइट। चलिए और दोस्तों मैप के जरिए जानते हैं। दोस्तों इस मैप में आप 4 कलर देख रहे हैं, एक पर्पल, एक ब्लू, एक पिंक और एक सेंटर में रेड, ठीक है। तो मैप ऑफ द नेशनल कैपिटल रीजन शोइंग द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, दैट इज इन रेड कलर। यूनियन टेरिटरी आपको दिल्ली दिख रहा होगा, ठीक है। स्टेट्स विद द बाउंड्री ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट्स, द स्टेट्स आर द हरियाणा जो कि ग्रीन कलर का है, ठीक, राजस्थान जो कि ब्लू कलर का है और उत्तर प्रदेश जो कि पर्पल कलर का है। आने वाली स्लाइड्स में मैं ये भी बताऊंगा कि रिस्पेक्टिव स्टेट्स के कितने कितने डिस्ट्रिक्ट्स आप नेशनल कैपिटल रीजन में देखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा, ठीक है, आपका उत्तर प्रदेश, आपका ये जो हरियाणा है या आपका राजस्थान है, सबसे ज़्यादा आपको स्टेट राजस्थान का दिख रहा है। देन वो कवर कर रहा है आपको क्या, उत्तर प्रदेश, देन वो कवर कर रहा है आपका राजस्थान, राइट। तो चलिए और डिटेल में बात करते हैं दोस्तों कि एनसीआर इज अ रूरल अर्बन रीजन, ये दोनों है, रूरल अर्बन रीजन है विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 46.069, ठीक है। तो इतना पॉपुलेशन कवर करने वाला ये रूरल अर्बन रीजन है, राइट। एंड अर्बनाइजेशन लेवल ऑफ 62.6%, इसका जो अर्बनाइजेशन का लेवल है वो दोस्तों है 62.6% का। एज वेल एज द सिटीज एंड द टाउन, द एनसीआर कंटेन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज, इसमें इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज भी आते हैं जैसे कि अरावली रेंजेस, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। जी हाँ, मतलब पॉपुलेशन भी इसकी इतनी है, साथ साथ में अर्बनाइजेशन लेवल भी इसका इतना है, इसके साथ ही साथ इसमें तमाम प्रकार के फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बर्ड सेंचुरीज भी आती हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए इसको एक कैटेगराइज, एक पर्टिकुलर रीजन में इसको रखा गया है। दोस्तों जब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट कंप्रोमाइज द नेशनल कैपिटल रीजन, इसको कंप्रोमाइज क्या क्या करता है, तो चलिए डिटेल में हम एनालिसिस करते हैं। द National Capital Region, that is a NCR of India, covers the area of Delhi as well as adjoining cities of neighboring states, that is Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh. The NCR region covers a total area of about, अब NCR region का एरिया कितना है तो वो दोस्तों है 33,580 किलोमीटर, और इसकी पॉपुलेशन अभी मैंने आपको बताई थी 4.9 करोड़। तो अगर आप करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अगर दिल्ली रीजन की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिल्ली यूनियन टेरिटरी का कोई एग्ज़ाम है तो उसमें एनसीआर का जरूर पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट्स हैं जो एनसीआर रीजन में आते हैं, साथ साथ एनसीआर का एरिया कितना है और इस पर्टिकुलर एरिया का पॉपुलेशन कितना है, राइट। तो चलिए दोस्तों आगे और फर्दर स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि द फॉलोइंग आर द सिटीज दैट कवर्स अंडर द एनसीआर रीजन, मतलब अगर आपका दिल्ली है तो दिल्ली का एरिया कितना एनसीआर रीजन में आता है, तो वो आता है 1480 स्क्वायर किलोमीटर, जी हाँ स्क्वायर बोल रहा हूँ, राइट। हरियाणा तो वो आता है दोस्तों 13,140 स्क्वायर किलोमीटर ना। उत्तर प्रदेश का एरिया आता है 10,850 स्क्वायर किलोमीटर, राइट। और राजस्थान का आता है 7,830 स्क्वायर किलोमीटर। तो देखिए सबसे ज़्यादा तो आपको समझ में आ रहा है दिल्ली का ही है, उसके बाद फर्स्ट स्टेट आता है आपका हरियाणा, सेकंड आता है उत्तर प्रदेश और थर्ड आता है राजस्थान। तो दोस्तों 4 टोटल ऐसे स्टेट्स हैं, मतलब 3 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी जो आपके एनसीआर रीजन में आते हैं, राइट। चलिए नाउ आपको थोड़ा सा मैं हिस्ट्री की तरफ ले जाता हूं। देखिए द एनसीआर प्लानिंग बोर्ड इज करंटली प्रिपेयरिंग अ रीजनल प्लान फॉर 2021, ठीक है। उस प्लान के मुताबिक ये काम कर रही है, दैट इंक्लूड रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम RRTS, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, राइट,
DMRCL, that is Delhi Metro Railway Corporation Limited Corridor, and Rail Orbital Corridor and Rail Cum Bus Transit System। दोस्तों 2021 के रीजनल प्लान के अकॉर्डिंग जो हमारी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड है वो इस जितने भी मैंने आपको नाम बताए उसके ऊपर वर्क कर रही है, राइट। तो ये डेवलपमेंट भी यहाँ पे हो रहा है। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करें कि नोएडा के बारे में, जो कि आप हमारा आज का टॉपिक था कि नोएडा को हम क्यों कैपिटल कहते हैं, तो उसका रीज़न ये है कि नोएडा इज अ सैटेलाइट सिटी ऑफ द दिल्ली। नोएडा अ शॉर्ट फॉर द न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा का ये नाम है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इज अ सिटी लोकेटेड इन गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में ये सिटी है, नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश जो कि एक इंडियन स्टेट है उसकी एक डिस्ट्रिक्ट है गौतम बुद्ध नगर, वहाँ पे एक ये सिटी है नोएडा, जिसका फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये आपको हर एक स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए ना। बात आती है दोस्तों कि नोएडा इज एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स। जी हाँ, नोएडा आपका स्टेट एक ऐसा सिटी है जो कि एक सेंटर है ट्रेड का और कॉमर्स का। ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स, कुछ ही सालों पहले, द सिटी हैज़ बीन अ फिनोमिनल ग्रोथ इन इट्स इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ओवरऑल इकोनॉमी। कुछ साल पहले, कुछ डेकेड्स पहले इस सिटी ने फिनोमिनल ग्रोथ की है। आप चाहे तो वो इंडस्ट्रियल का सेक्टर ले लीजिए, चाहे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर ले लीजिए, या आप ओवरऑल इकोनॉमी देख लीजिए। तो अगर इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि भाई नहीं, एनसीआर पूरे रीजन में आपका नोएडा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए और आगे डिस्कस करें कि इट इज कंसीडर्ड टू बी द एजुकेशनल एंड सॉफ्टवेयर हब ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। पूरे नॉर्दर्न इंडिया का एजुकेशन और सॉफ्टवेयर हब कहलाता है कौन? नोएडा। विथ रेपुटेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे अच्छे खासे रेपुटेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, एंड अ लार्ज नंबर ऑफ एमएनसीज मेकिंग नोएडा देयर बेस। अच्छी खासी जो एमएनसीज कंपनी है, चाहे तो आप वो टाटा ले लीजिए, इंफोसिस ले लीजिए, या आप बड़ी से बड़ी गूगल ले लीजिए, सबकी जो एक ना एक जो ब्रांच कह लीजिए या एक आप ऑफिस कह सकते हैं, वो कहाँ पे होगा? एनसीआर रीजन के नोएडा में होगा। तो इस तरीके से हम जानते हैं। और अगर हम बात करें द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द नेशनल कैपिटल एंड द ग्रेट कनेक्टिविटी किससे होती है दोस्तों? वो दोनों से होती है, चाहे तो वो बाय आप बोथ रोड एंड मेट्रो कर लीजिए, आर मेड नोएडा अ प्रिफरेबल बिजनेस लोकेशन। अगर कोई बिजनेस लोकेशन की भी सोचता है तो दोस्तों उसको रोड के लिए भी कनेक्टिविटी मिलती है, साथ साथ मेट्रो की भी कनेक्टिविटी मिलती है। तो दोस्तों ये हर चीज़ के लिए, बिजनेस के लिए भी, कंपनीज के लिए भी, हर चीज़ के लिए बेटर सुविधा पड़ती है, ठीक ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इस प्रपोज्ड को एक्सटेंड करने के लिए क्या बोला है, मतलब जो एरिया है उसको बढ़ाने के लिए क्या बोला है कि ऑन 9th of January 2018 द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश formally proposed the extension to the NCR to cover a district of अलीगढ़, बिजनौर, हथरस और मथुरा। मतलब एनसीआर रीजन को बढ़ाने के लिए बात की गई थी 9 जनवरी 2018 में कि भैया आप 4 डिस्ट्रिक्ट और कवर करो एनसीआर रीजन में, ऐसा बोला गया था उत्तर प्रदेश की तरफ से, ठीक। जिसमें की थी आपकी अलीगढ़, बिजनौर, हथरस और मथुरा। तो ये 4 फॉलोइंग आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, इसको आप लर्न कर लीजिए कौन सी 4 डिस्ट्रिक्ट थी और डेट क्या था, ये कब प्रपोजल रखा गया। अब ये तो था एक्सटेंशन का, अब बताती है प्रपोज रिडक्शंस का। अब रिडक्शंस के लिए क्या बोला है? अंडर द ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041, ध्यान से डेट देखिए 2041, इट हैज़ बीन प्रपोज टू लिमिट द एनसीआर रीजन टू 100 किलोमीटर रेडियस बाय राजघाट। मतलब राजघाट से 100 किलोमीटर के रेडियस में उसको रेडियस को रिड्यूस कर दिया जाए इन दिल्ली फॉर मोर फोकस्ड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। हम अच्छी तरह फोकस करके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं पर्टिकुलर एनसीआर रीजन का। द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैज़ रिक्वेस्टेड एनसीआर पीबी, दैट इज अ प्लानिंग बोर्ड, फॉर एट लीस्ट 1/3 रिडक्शन ऑफ इट्स शेयर इन द एनसीआर रीजन। हरियाणा ने बोल दिया भैया हमारा 1/3 रीजन तो आप छोड़ ही दीजिए, है ना। तो इस तरीके से हमने समझा कि आखिरकार आपका एनसीआर को
मतलब नोएडा को एनसीआर कैपिटल क्यों कहा गया। इसी के साथ दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त और मैं मिलता हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ और लेके आऊँगा मस्त करंट अफेयर आपके लिए, राइट। तब तक के लिए आप मेरा ये वीडियो देखिए और जितने भी फ्रेंड सर्कल हो तो प्लीज़ उनमें शेयर कीजिए और उनको बताइए आखिरकार नोएडा को क्यों कैपिटल कहा गया है, ठीक है दोस्तों। और अगर मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कैसा लगा और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ एक कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए कि यस सर आप इस पर्टिकुलर चीज़ों पे भी वीडियो लेके आइए, तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद एंड टाटा बाय बाय।